आप समझिए ये जो विस्तार हो रहा है, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल अब बहुत तेजी से होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनावों से पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए जो समीकरण है, जो वोट बैंक के समीकरण है, उन्हें साधने की तैयारी है, क्योंकि बैठक में चर्चा हुई होगी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का सीधे पहुंचना, और कहा जा रहा है कि रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ये संभव है कहा जा रहा है। सहयोगी जो दल हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सुबह सपा के ओपी राजभर जो आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि उनको यहाँ पर कहीं उम्मीदवारी मिल पाए, उस तरह की जिम्मेदारी मिल पाए, तो वो जिम्मेदारी लगता है समय आ गया मिलने की ओपी राजभर को, क्योंकि पूर्वांचल में ओपी राजभर की पिछड़ों में अच्छी पकड़ है, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आरएलडी की बात कर ले, जयंत चौधरी अभी अभी ऐड हुए हैं एनडीए में, तो उनकी भी लोगों को जगह दी जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम फैक्टर दोनों की साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई जा रही है। मंत्री पद के लिए दारा सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस बार फिर उनको जगह मिल सकती है। और योगी मंत्रिमंडल में कुल 5 चेहरों को, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उन्हें जगह मिल सकती है। ये सब कुछ सेट कर लिया गया है, प्लान तैयार कर लिया गया है, क्योंकि निर्देश मिले हैं और चुनावों से पहले ये तय करना जरूरी भी माना जा रहा है। और बीच बड़ी खबर मिल रही, जहां आपको बताएं यूपी में जल्द योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। एनडीए के सहयोगियों को मंत्री पद मिलने की बात कही जा रही है। आरएलडी से राजपाल बाल्यान और प्रदीप चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे। दारा सिंह चौहान को भी पद मिल सकता है। सिद्धार्थनाथ सिंह और आकाश सक्सेना का भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, सीधे लखनऊ से उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, इन चेहरों को लेकर चर्चा बहुत तेज है, वहां ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि यह सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार ही योगी का नहीं है, यह 80 सीट जीतने की भी एक रणनीति है, और यह रणनीति इतनी सॉलिड है कि जिसकी जगह दी जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार में। जैसा कि जब आरएलडी रूप में एक नया सहयोगी जब भाजपा को मिलता है, तो जो पश्चिम में कमियां रह जाती हैं भाजपा की, यानी जो कुछ सीटें 2019 में पश्चिम में भाजपा नहीं जीत पाई थी, वह आरएलडी के सहारे, यानी आरएलडी के सहारे जाट और किसान, इन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां पे पूरा अपना भरपाई कर लेगी। साथ ही जब पूरा प्लान तैयार है राघवेंद्र, और इसी पर काम करते योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो सबसे पहले 176 को साधने के लिए कहां पहुंचे प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को आप देख रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा समेत तमाम जो बड़े चेहरे थे झारखंड के, वो यहां पर नजर आए मंच पर प्रधानमंत्री के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पहुंचना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे 14 सीटों के जो समीकरण है उसको साधने की तैयारी हो रही है, उसका किस तरह से इफेक्ट विधानसभा चुनावों पर भी होगा। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख ले रहे हैं, क्योंकि समझिए झारखंड को प्रधानमंत्री की तरफ से सीधी सीधी गारंटी दी गई है। प्रधानमंत्री पहुंचे तो गारंटी देते हुए पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी दी है। आपको पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन अभी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और चंपई सोरेन, यहां आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को, चंपई सोरेन पिक्चर में आ गए। तो इस और इशारा था प्रधानमंत्री का। 14 सीटें जो हैं उस पर सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की नजर है इस बार। धनबाद से लेकर दुमका, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर को उन्होंने साधने की कोशिश की है, क्योंकि धनबाद पहुंचना अपने आप में उस पूरी बेल्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। आदिवासी वोट बैंक पर अब पैनी निगाहें भारतीय जनता पार्टी की हैं, और यही वजह है कि जोर आजमाइश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और बड़ी बात यह भी समझिए, अंदर की खबर समझिए इस पर, सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, तो असेंबली चुनाव पर भी प्रधानमंत्री की नजर है। और ऐसे में पूरी जोर आजमाइश, पूरी ताकत, और कहें एक तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और वोटर्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश यहां प्रधानमंत्री की तरफ से नजर आ रही है। और जिले में देखिए, अगर इस जिले की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 2 पर बीजेपी का कब्जा है, और कैसे अगले विधानसभा चुनाव में 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, इस पर पूरा जोर है। तीनों जिलों के विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे बंगाल में पहुंचने का उनके मायने बड़े हैं, क्योंकि अभी बहुत तनातनी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच संदेश खाली को लेकर। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और कई करोड़ की योजनाएं, 7,000 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। यहां भी तोहफे उनकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं पर उन्होंने इसी मंच से निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आंख, कान, नाक, मुंह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह
दौरा बंद करने का आरोप प्रधानमंत्री ने यहां पर लगाया। लेकिन बंगाल का दौरा ये क्यों अहम है और किस तरह से बंगाल में समीकरण सध रहे हैं यहां पहुंचने से प्रधानमंत्री के, चलिए आपको बता देते हैं। पिछले समीकरणों से अगर हम तुलना करें, मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा है। मैंने आपको बताया कि क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया। 2019 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार लक्ष्य बड़ा है। 2014 में महज 2 सीटें ही जीत पाई थी बीजेपी, तो 2019 में बढ़त तो मिली, लेकिन 2021 विधानसभा चुनावों का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी ने 77 सीटें उस वक्त जीती थी और 2024 के लिए बीजेपी अब 35 सीट जीतने का लक्ष्य रख रही है। जो 42 सीटें हैं उसमें कम से कम 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। संदेश खाली मामले पर टीएमसी बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस मामले पर अपना दबदबा कायम रखे हुए है और आज भी प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। वही उसके बाद देखिए बंगाल जाने के बाद अब वो बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार बनी है और बिहार से कैसे जो एक तरह से कहें कि हैट्रिक सेट कर रहे हैं, आपको बता देते हैं, वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहां 2 दिवसीय दौरे के दौरान औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया में जनसभा करेंगे। इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी वापस कैसे सत्ता में आए, अभी तो सत्ता में है ही, सत्ता में बनी रहे, इस पर जोर आजमाइश है। बिहार को विकास की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। औरंगाबाद को देखिए सवर्णों का गढ़ माना जाता है और सवर्ण वोट बैंक सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। ऐसे में औरंगाबाद में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, बेगूसराय और बेतिया जो पहुंच रहे हैं, बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने झंडा गाड़ा था, उससे पहले कोई और यहां पर सत्ता में था। कहा जाता है कि इंडी का ये पूरा एरिया है, पहले हुआ करता था कम से कम, क्योंकि पहले अलग अलग चुनाव लड़ते थे, अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं इसका फायदा ना मिले। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि हैट्रिक बने और तीसरी बार बीजेपी बेगूसराय से भी इसीलिए उम्मीद कर रही है। और पहली लिस्ट को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित चेहरे कौन-कौन से हो सकते हैं, अब अंदर की खबर में आपको वो बता देते हैं और आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने जो सोच विचार किया है, जो लिस्ट तैयार की है, वो आपके सामने देखिए। भूपेंद्र यादव, कहा जा रहा है भिवानी या अलवर से चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। ये दोनों राज्यसभा से अभी तक सांसद थे, लेकिन अब लोकसभा से चुनाव इनको लड़ाने की बात हो रही है। ऐसे में जनता के बीच इन्हें भेजने की तैयारी है। मंत्री हैं ही, आप जानते हैं। और बात प्रहलाद जोशी की कर ले, सुब्रत पाठक की कर ले, तो धारवाड़ से पहले भी प्रहलाद जोशी चुनाव लड़ चुके हैं, इस समय मंत्री भी हैं। सुब्रत पाठक भी पहले कन्नौज से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन पर दोबारा भरोसा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे अंदर खाने से जानकारी मिल रही है। अभी तक देखिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा से अभी तक सांसद थे, उनको अब जनता के बीच भेजने की तैयारी है। ग्वालियर और गुना में उनका अच्छा बेस है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जाहिर कर रही है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ते रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में विदिशा से वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं और ये जाहिर की जा रही है संभावना कि जीत उनकी होगी, क्योंकि बहुत लोकप्रिय, बहुत पसंद किए जाते हैं, मामा के नाम से जाने जाते हैं। मनोज तिवारी की बात कर लें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली पे पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी उन्हें उसी सीट पर भरोसा जाहिर करके जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन बांसुरी स्वराज की नई एंट्री है, नई दिल्ली से उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सुषमा स्वराज की बेटी हैं और उन पर भरोसा इस बार भारतीय जनता पार्टी जाहिर कर सकती है।